everyone, welcome to this session. In this video of today, we are going to discuss part number 8 of science. So let's start with the first question of today. गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन ने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किस बुक में उल्लेख है, तो बुक का नाम नोट कर लीजिएगा, प्रिंसिपिया। ठीक है, ये न्यूटन के द्वारा बुक लिखा गया है, प्रिंसिपिया। इस बुक में न्यूटन के जितने भी गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम हैं, इसमें उल्लेख है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम कब दिया था, तो इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा 1687 ईस्वी में। ठीक है, 1687 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण जैसा कि आपको पता है, एक कण किसी दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो जो कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसमें कोई बल लगता होगा, मतलब किसी बल के द्वारा वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत के बल्ब के स्थान पर इस्तेमाल किया जाने वाला CFL का पूर्ण रूप है, बोले तो CFL का फुल फॉर्म। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ये CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL क्या होता है? तो CFL आपका एक बल्ब है जो विद्युत ऊर्जा की बचत करता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कम ऊर्जा से ही अधिक प्रकाश प्रदान करता है। कौन? CFL। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? ठीक है, ये भी देखिए इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, उपकरण से क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आप मतलब जितने भी है ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे की फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, सो देखिए पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी पर दूर की वस्तुएं पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थलीय दूरबीन। स्थलीय जो है इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी से संबंधित। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थलीय दूरबीन। और ऑप्शन चलते हैं, तो दूसरा ऑप्शन खगोलीय दूरबीन है। खगोलीय जैसा कि आपको पता है, तारा और अन्य खगोलीय निकायों संबंधित जो होगा वो खगोलीय दूरबीन से हो जाएगा। अच्छा, ये सी और डी का देखिए, समझिए। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, सूक्ष्मदर्शी बोले तो माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, मतलब ये यंत्र हम कह सकते हैं, इस यंत्र से आंख से ना दिखने वाली सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब इस यंत्र की सहायता से आंख से ना दिखने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को हम देख सकते हैं। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें एक लेंस लगा होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस इसमें लगता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होता है, वही हम बात करेंगे जटिल सूक्ष्मदर्शी में, तो इसमें एक से अधिक लेंस होता है। ओके, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? 1/6। तो आपको केवल 600 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 100 आ जाएगा। मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बोले तो अगर किसी का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो वो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के कंपेयर तुलना में 1/6 का गुरुत्वाकर्षण माना जाता है या है। ओके, सो क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टंगस्टन का जो यूज किया जाता है विद्युत बल्ब में, जो फिलामेंट होते हैं, क्यों किया जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, यह एक अच्छा चालक है, या किफायती है, या आघातवर्ध है, या बहुत उच्च गलनांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, या बहुत उच्च गलनांक का है। ठीक है, उच्च गलनांक का मीन्स क्या है, मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि यह तार पिघलने से पहले बहुत उच्च तापमान बनाए रख सकता है। ठीक है, मतलब ये पिघलने से पहले क्या होगा? एक उच्च तापमान बनाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूरज की रोशनी में एक गुलाब लाल दिखाई देता है, ठीक है, हरे रंग की रोशनी में वही गुलाब दिखाई देगा या देता है। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक रंग हमारे कितने होते हैं? तो 3 रंग होते हैं प्राथमिक, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। मतलब नीला, हरा और लाल, ये हमारे 3 प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, अब समझिए काला क्यों आया। ठीक है, एक गुलाब लाल दिखाई देता है, ठीक है, लाल और हरा हम दोनों प्राथमिक रंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं, किसी प्राथमिक रंग की वस्तु किसी अन्य प्राथमिक रंग के
प्रकाश में नहीं दिखाई देती है। ओके, सो जब नहीं दिखाई देती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक, मतलब काला। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? ये भी आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, सो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं चारों ऑप्शन को भी डिस्कस कर लूंगा अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाशीकरण। ठीक है, प्रकाशीकरण होता क्या है? या लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट का नियम क्या है? पहले ये समझिए लैम्बर्ट का नियम जो है ये क्या है। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। जब प्रकाश किसी अशुद्धता से गुजरता है, ठीक है, जब प्रकाश किसी अशुद्धता से गुजरता है तो इसकी चमक कम हो जाती है। ठीक है, यही लैम्बर्ट का नियम है। ठीक है, और कौन सा नियम है? प्रकाशीकरण नियम है, लैम्बर्ट का प्रकाशीकरण नियम। इसमें यह बताया गया है कि जब प्रकाश गुजरता है, कहां से गुजरता है? किसी अशुद्धता से गुजरता है, कि शुद्ध नहीं है वो स्थान। ठीक है, तो उसमें जो चमक हो जाएगा वो कम हो जाएगा। सो यही आपका लैम्बर्ट का नियम है, प्रकाशीकरण। ठीक है, और ऑप्शन पे चलते हैं तो देखिए परावर्तन दिया है। परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन मतलब किसी वस्तु या किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सतह है, ठीक है, यहां से प्रकाश आपका आ रहा है, मतलब प्रकाश यहाँ सतह पे प्रकाश छोड़ा गया और ये टकरा के ऐसे वापस लौट गया। ठीक है, तो ये जो आ रहा है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश वापस लौट रहा है सतह से टकरा के, परावर्तित किरण। ये हो जाएगा इधर आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, तो परावर्तन क्या कहते हैं? हमको बस यही समझना है परावर्तन होता क्या है। परावर्तन मीन्स किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ओके, क्लियर? अच्छा, ये अपवर्तन क्या कहते हैं? तो अपवर्तन भी प्रकाश का मुड़ जाना। मुड़ने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये सतह है, ठीक है, यहां हम कह सकते हैं यहाँ पे जल है, नीचे जो है आपका पानी है। ठीक है, इस सतह पे प्रकाश मतलब लाइट फोकस किया गया, प्रकाश यहां से टकरा के क्या हो गया? मुड़ गया। ठीक है, यहां आया प्रकाश, ऐसा मुड़ गया। ठीक है, सो ये जो मुड़ जाता है इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश का मुड़ जाना ये क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा आंसर आपका, तीसरा ऑप्शन है परिकिरणन। तो परिकिरणन क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। परिकिरणन क्या होता है, मैं किसी एक अलग वीडियो में ये जो आपका लाइट संबंधित क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, खैर चलते हैं इस ऑप्शन पे, थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं परिकिरणन का। तो परिकिरणन का अर्थ होता है फैलना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? फैलना होता है, स्कैटरिंग। ठीक है, मतलब फैलना होता है परिकिरणन का अर्थ। अब देखिए परिकिरणन के कुछ एग्जाम्पल है, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ठीक है, क्या रीजन है? परिकिरणन का ही। समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई पड़ना, ये सब जो एग्जाम्पल है परिकिरणन का है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपका स्कैटरिंग, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो आपका चैप्टर है, मतलब हम कह सकते हैं ये आपका जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिकिरणन का। ठीक है, हम किसी एक अलग वीडियो में इस अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। लैम्बर्ट का नियम जो है किससे संबंधित है? प्रकाशी किरण से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है पेनेट्रेटिंग पावर इज ग्रेटर इन द केस ऑफ, मतलब क्वेश्चन ये है कि इनमें से वेधन क्षमता, ठीक है, इसका मतलब होता है वेधन, जो छेद करता है। ठीक है, वेधन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर, वेधन क्षमता इज ग्रेटर इन द केस ऑफ, इनमें से वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है या सबसे अधिक है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, काफी बार ऐसे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। आपकी जो गामा किरणें होती है, ऑप्शन सी, यहाँ पे जो मतलब आंसर हो जाएगा आपका गामा रे, मतलब गामा किरणें। ठीक है, देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी। सो आपको पता होगा कि गामा किरणें की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है, इन ऑप्शन से तुलना करने पर। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब वेधन मतलब की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सो वेधन क्षमता पेनेट्रेटिंग भी ज्यादा होगी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील अपलोड्स ऑन द मर्करी विकास,
ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या कहने का है। एक स्टील से बनी गेंद मरकरी मतलब कि पारा, ठीक है, पर तैरती क्यों है। स्टील बॉल जो है, स्टील की बॉल है, ये मरकरी पर मतलब पारा पर तैर रही है, क्यों तैर रही है, ठीक है, यही आपको बताना है। तो समझिए, तेल होता है, ठीक है, तेल आपको पता होगा, तेल जो है पानी के ऊपर अगर हम डाल देते हैं तो तेल क्या करता है, तैरता है। क्यों, मतलब कोई भी चीज किसी के ऊपर क्यों तैरती है। तो समझिए, तैरना क्या है किसी चीज के ऊपर, ये आपके घनत्व पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जब कोई चीज किसी में डूब जाती है तो उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। फिर से समझिए, जब कोई चीज किसी में डूब जाती है यानी उसका घनत्व ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लोहे का, ठीक है, मैं एक लोहे का कील ले लूं और इसको पानी में ऐसे डुबा दूं तो ये लोहे का कील जो है पानी में डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि लोहे की कील पानी की अपेक्षा घनत्व ज्यादा है। मतलब कि लोहे की कील में पानी की अपेक्षा घनत्व ज्यादा है, इसलिए लोहे की कील डूब जा रहा है। वही हम बात करेंगे, अगर हम पानी में माचिस की तीली, ठीक है, माचिस की तीली को अगर हम पानी में डालते हैं तो माचिस की तीली जो है वो ऊपर तैरती है, वो डूबती नहीं है। क्यों, क्योंकि माचिस की तीली पानी की तुलना में घनत्व कम है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ये समझ गए होंगे कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा वह डूब जाएगा और जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा। ओके, सो स्टील से बनी गेंद मरकरी पारा के ऊपर तैरती है, मतलब स्टील से बनी गेंद का घनत्व कम है मरकरी से, ठीक है। मतलब अगर घनत्व ज्यादा है तो डूब जाएगा और घनत्व कम है तो ऊपर तैरेगा। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज हायर देन दैट ऑफ स्टील, ठीक है। मतलब स्टील का घनत्व जो है मरकरी से कम है या फिर मरकरी का घनत्व स्टील से ज्यादा है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए शिप एंटर्स ए सी फ्रॉम ए रिवर। एक जहाज, जब एक जहाज नदी से समुद्र में जाता है, ठीक है, जब एक जहाज नदी से समुद्र में जाता है क्या परिवर्तन होता होगा, वही आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, ठीक है। समझिए, मान लीजिए नदी है, ठीक है, ये आपका क्या है, नदी है, यहाँ पे जहाज है और यहाँ आपका समुद्र है, ठीक है। ये जहाज जो है आपका नदी से समुद्र में जा रहा है। सो इफेक्ट क्या होगा उस जहाज पर, वही हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए, नदी और समुद्र में अंतर क्या होता है, एक सिंपल सा अंतर समझ लीजिए। समुद्र में नमक होता है, ठीक है, समुद्र में क्या होता है, नमक होता है पानी के अंदर, ठीक है। अब जब नमक होगा तो समुद्र का जो पानी होगा उसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि पिछले अभी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब घनत्व ज्यादा किसी में होता है तो डूब जाता है और घनत्व अगर कम रहता है तो वो ऊपर तैरने लगता है। सो अगर समुद्र में जो है घनत्व ज्यादा हो जाएगा पानी का, तो अगर नदी में जो जहाज है अगर समुद्र में जाएगा तो जहाज क्या हो जाएगा, ऊपर थोड़ा उठ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उठेगा ऊपर। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इट इज रिसेस ऑफ लिटिल, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उठेगा, क्या, जहाज उठेगा। सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है। क्लियर। So today discuss these are some important questions. See you in the next session. Stay home, stay healthy, stay learning. Thank you.